Yes. अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन पे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये टिक करना है कि डेलीगेशन इज अ डायनामिक ऑफ मैनेजमेंट एंड एसेंस ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तभी चल सकती है जब वहां पर डेलीगेशन है। तो डेलीगेशन करने के कुछ इंपॉर्टेंस हैं और यही इंपॉर्टेंस एडवांटेज के तौर पे काम आते हैं। सबसे पहला, डेलीगेशन होने से मैनेजर जो होता है वो अपना वर्कलोड दूसरों में बांट सकता है। ठीक है, जनरली जो रूटीन वर्क होते हैं वो क्या कर दिए जाते हैं, सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दिए जाते हैं ताकि मैनेजर जो मेन पॉलिसी मैटर्स या इंपॉर्टेंट डिसीजन है उस पर फोकस कर सके। इंपॉर्टेंस नंबर 1 हो गया। फिर सुन लो, मैनेजर क्या करता है, अपना वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो रूटीन वर्क है वो अपने जूनियर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके मेन काम पे ध्यान लगाता है। सेकेंड, delegation facilitates quick decision making because authority to make decision lies near the point of action। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से करें। डिसीजन लाइज, अथॉरिटी टू मेक डिसीजन लाइज नियर द पॉइंट ऑफ एक्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, सबऑर्डिनेट शुड नॉट अप्रोच बॉस एवरी टाइम नीड ऑफ अ डिसीजन अराइजेस। जैसे मैं बॉस हूँ, मैंने अपना वर्क 2-3 लोगों में बांट दिया, तो मैंने बांटा है तो साथ में अथॉरिटी भी तो दे दी है ना, तो ये अपने डिसीजन सब खुद ले सकते हैं। इसलिए लिखा है कि जहां पर एक्शन होती है वहीं पर डिसीजन होता है। अगर मैंने आपके साथ काम बांट दिया है तो अब डिसीजन आप लोग को लेने हैं, तो इससे क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। पहले बताओ दोनों पॉइंट समझ आए कि नहीं है? Yes, Rahul. तीसरी बात, डेलीगेशन से जॉब सेटिस्फेक्शन आता है, मोटिवेशन आता है, सबऑर्डिनेट का मोरल बूस्ट होता है। कारण ये है कि उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उनको लगता है कि हमें कुछ अच्छा दिया जा रहा है काम। ठीक है, देन उसके बाद अगर क्लियरली अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होगी तो मैनेजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ एक हेल्दी रिलेशन बना पाएगा। देन डेलीगेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बाइंड करता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली अगर चलना हो तो डेलीगेशन बेस्ट एक्टिविटी। देन अगर डेलीगेशन हो रहा है तो मैनेजर जो होता है वो सबऑर्डिनेट्स का भी एक्सपर्ट नॉलेज दे पाता है, क्योंकि हर इंसान को सब कुछ तो नहीं आता ना। अगर मैं एक मैनेजर हूँ, मैंने अपना काम अपने वर्कर्स के साथ बांटा, शायद वो मुझसे बेहतर काम करे तो मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले। और एट लास्ट, डेलीगेशन के कारण बिजनेस कंटिन्यूअसली लंबे समय तक चल सकता है। ये इसके इम्पोर्टेंस हैं। आपको समझ आए कि नहीं आए ये बताओ, हाँ या ना? Yes, Rahul. आ गए? अच्छा, आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स पे आते हैं। डेलीगेशन के स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1 होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट एक्सपेक्टेड, मतलब सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। कभी भी याद रखना, डेलीगेशन करने से पहले एम पता होना चाहिए कि किस एम को अचीव करना है। अब आपको जब ये पता लग जाए कि आपका एम क्या है, आपको क्या अचीव करना है, सबसे पहली बात ये अगर आपको पता लग जाता है तो दूसरा काम है आप ड्यूटी असाइन करो। ठीक है, क्या है आपको ऑब्जेक्टिव पता है, टारगेट अगर बहुत बड़ा है, जैसे अगर मेरे को मान लो मेरा टारगेट है 5000 पीसेस बनाना है किसी चीज के, तो मुझे ये बात पता है कि अकेले इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं 5000 पीस बना सकूं। तो मैं क्या करूंगा, एज अ मैनेजर कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज अपने सबऑर्डिनेट को असाइन कर दूंगा। हर सबऑर्डिनेट को क्लियरली डिफाइन कर दूंगा कि उसका क्या काम है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने को तैयार है तो उससे रिलेटेड मैं उसे अथॉरिटी दे दूंगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज इज मीनिंगलेस अनलेस एडिक्वेट अथॉरिटी इज गिवन टू सबऑर्डिनेट। दे कैन नॉट डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एडिक्वेट अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी नहीं होगी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरा करेंगे? और एट लास्ट हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी बना देते हैं। ठीक है, कभी भी याद रखना, जिस सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीगेट करी गई है उसे इस बात का आंसर भी देना होगा कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इससे ये बात समझ लेना आप कि डेलीगेशन 3 चीजों को मिलाकर बना। सबसे पहला, हमने किसी पर्सन के साथ अथॉरिटी शेयर करी। जब हमने अथॉरिटी शेयर करी तो वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, उसको एक काम करना है, और इससे जो क्रिएट होकर निकली वो निकली अकाउंटेबिलिटी। अब आप बताओ आपको ये चीज समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? Yes, sir, clear है। ये नीचे टिक कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ। ड्यूटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर 3 फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ डेलीगेशन। तो आपसे 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। व्हाट, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर फॉर डेलीगेशन? तो आपका आंसर होगा 3। क्या क्या कंपोनेंट है? तो ड्यूटी माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी। ऑल 3 phases of delegation are interdependent. These 3 inevitable attributes of delegation are like 3-legged stool. Each depends on other to support the whole and no two can stand alone.
लाइन का मतलब समझा दे रहा हूँ, ये तीनों ही होना बहुत जरूरी है, ये 3x टूल की तरह है। अगर आप बोलोगे अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो काम नहीं चलेगा। आप बोलोगे अथॉरिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो काम नहीं चलेगा। सब तीनों चीजें होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। यस सर क्लियर है गुरु। Okay. अब आते हैं डेलीगेशन करने में दिक्कत क्या है। डेलीगेशन इतना ही अच्छी है तो इसमें दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है डेलीगेशन। तो अगर मैं डेलीगेटर के हिसाब से बात करूं, डेलीगेटर मतलब कौन, मैनेजर जो अथॉरिटी डेलीगेट करने वाला है। लाइक आई एम द बॉस, तो मेरे साथ क्या इश्यूज आएंगे जिसके कारण मैं डेलीगेशन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला, सम मैनेजर में नॉट डेलीगेट अथॉरिटी बिकॉज ऑफ देयर ल्यूर फॉर अथॉरिटी। यहाँ पे ल्यूर वर्ड का मतलब लालच है, कई लोग अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहते जिसके कारण उनको डेलीगेशन करते नहीं बनता। मैं सोचता हूँ मैं ही सब कुछ कर दूंगा, अगर मैंने लोगों के साथ काम बांटा तो उनकी हैसियत या उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, जो मैं बढ़ने नहीं देना चाहता। इसलिए क्या है, कई बार मैं डेलीगेशन नहीं करता। मेरी बात समझ आई कि नहीं। यस सर। दूसरी बात, कुछ मैनेजर को लगता है वो बेस्ट है और उनका कोई और दूसरा मास्टरपीस पैदा नहीं हुआ है। उनको लगता है कि वो जिस तरह से काम कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता, इसलिए वो काम नहीं बांटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तीसरा, जब मैनेजर को खुद पता है कि वो एक इनकम्पिटेंट पर्सन है, उसका प्रोसीजर अच्छा नहीं है, तो वो शर्म के कारण, डर के कारण अपना वर्क डेलीगेट नहीं करता। देखो, 3 कारणों से डेलीगेटर वर्क डेलीगेट नहीं कर रहा है। सबसे पहले उसका अथॉरिटी छीनने का वो है, डर भी है, लालच भी है। दूसरा, उसको लगता है कि वो उसके अलावा ऐसा काम कोई कर ही नहीं सकता। तीसरा, वो डरपोक है, उसको लगता है मैं काम बांटूंगा तो मैं ही खत्म हो जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट। कई मैनेजर्स को ये लगता है कि सबऑर्डिनेट रॉन्ग डिसीजन दे देंगे, गलत डिसीजन दे देंगे। ठीक है, कई बार ये लगता है कि भाई जो सबऑर्डिनेट है वो रिलायबल नहीं है, कैपेबल नहीं है, उनका उसका जो है ना सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। कई बार मैनेजर को लगता है कि ऑलरेडी वर्क में बहुत ओवरलोडेड है, तो अगर अथॉरिटी डेलीगेट करेगा तो उसका काम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, पहले बताओ 6 पॉइंट समझ आए कि नहीं। यस सर। हो गया, नेक्स्ट। अगर मैनेजर को इस बात का डर होता है कि अथॉरिटी का बुरा इस्तेमाल करेंगे सबऑर्डिनेट लोग, तो कभी भी मैनेजर अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करता। ये सारे कारण है जिसके कारण एक डेलीगेटर जो है डेलीगेशन करने से डरता है। सिमिलरली सबऑर्डिनेट के पार्ट में भी कई बार होता है कि सीनियर या मैनेजर तो अथॉरिटी देना चाह रहा है पर ये लोग लेना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसा कब होगा। सबसे पहले लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सबऑर्डिनेट में सबका सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो दिए हुए काम को देने से हमेशा डरेगा। दूसरा, सबऑर्डिनेट आर विलिंग टू एक्सेप्ट अनविलिंग टू एक्सेप्ट अथॉरिटी। कई बार सबऑर्डिनेट सोचते जैसा चल रहा है चलने तो, उनको स्पून फीडिंग पसंद होती है, तो वो क्या रिस्क लेने का काम नहीं करना चाहते। देन कई बार सबऑर्डिनेट के मन में गलती करने का डर रहता है कि बॉस क्रिटिसाइज ना करे, इसलिए वो अथॉरिटीज नहीं लेता है। कई बार सबऑर्डिनेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है, वो बोलता है कुछ एडिशनल काम नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट। अगर सबऑर्डिनेट के प्रॉपर रिसोर्सेस ना हो, वर्किंग फैसिलिटी ना हो, तो डेलीगेशन से डरेगा। और एट द लास्ट, अगर कोई फायदा नहीं हो रहा है या कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, कुछ बोनस वोनस नहीं मिल रहा है, तो आप क्यों डेलीगेशन लोगे, क्यों अथॉरिटी अपने पास लोगे। तो ये सुपीरियर का पॉइंट ऑफ व्यू था, सबऑर्डिनेट का पॉइंट ऑफ व्यू था, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ आया कि नहीं आया। यस सर आ गया। आ गया। अब नीचे आते हैं ये प्रिंसिपल से बेटा डेलीगेशन के। ये प्रिंसिपल्स है डेलीगेशन के, और आपको प्रिंसिपल्स को एक एक करके एकदम अच्छे से करना है क्योंकि ये VIMP है ना। तो इन प्रिंसिपल्स को एकदम अच्छे से करो। सबसे पहला प्रिंसिपल जो होता है वो फंक्शनल डेफिनेशन का प्रिंसिपल होता है। बच्चे, फंक्शनल डेफिनेशन का बेसिकली मतलब होता है कि कभी भी जब मैनेजर अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करने वाला होता है तो पहले से वो डिफाइन कर देता है क्लियरली कि सबऑर्डिनेट को क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करना है। ठीक, मैं कभी भी काम तभी दूंगा जब मुझे एग्जैक्ट पता हो कि क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होगी। जैसे मैं बॉस हूँ, मेरे 3 सबऑर्डिनेट, तो मुझे इस बात को क्लियरली डिफाइन करना होगा कि किसको क्या काम देना है और कौन किस हद तक काम करेगा। जब तक मेरे मन में इस बात की क्लैरिटी नहीं होगी, डेलीगेशन करने का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि नहीं, फंक्शनल डेफिनेशन का प्रिंसिपल। यस सर। दूसरा प्रिंसिपल है डेलीगेशन बाय रिजल्ट एक्सपेक्टेड। डेलीगेशन बाय रिजल्ट एक्सपेक्टेड का मतलब बेसिकली ये होता है कि कभी भी अथॉरिटी डेलीगेट करने से पहले ये देख लो कि रिजल्ट अचीव हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
अगर आपको लग रहा है कि वो सबऑर्डिनेट आपको रिजल्ट अचीव करके दे देगा, तभी जाकर आप अथॉरिटी डेलीगेट करो, अदरवाइज ना करिए। तीसरा है पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा यहाँ पे पैरिटी वर्ड का मतलब होता है बैलेंस। पैरिटी वर्ड का मतलब होता है बैलेंस। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी विल मेक सबऑर्डिनेट इनइफेक्टिव। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बस दे दी, अथॉरिटी नहीं दी है, तो काम ढंग से नहीं कर पाएगा एंड कैन नॉट डिस्चार्ज हिज ड्यूटी। सिमिलरली अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल मेक द सबऑर्डिनेट इररिस्पॉन्सिबल। अगर अथॉरिटी बहुत होगी और काम के लिए कुछ वो नहीं रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो वो गैर जिम्मेदार हो जाएगा। तो दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर मेरा कोई जूनियर है तो उसको मैं जितनी अथॉरिटी दूं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूं। तो ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से टिक करिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी कोएक्सटेंसिव। जितनी अथॉरिटी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन प्रिंसिपल आता है एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको अगर किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक्स नाम का बॉस है, उसने काम डेलीगेट किया वाई और जेड को, तो वाई और जेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को पूरा करने की। अभी अगर काम किसी और को देना चाहें तो भले दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके लिए जिम्मेदार अभी भी वाई और जेड ही होंगे। So responsibility cannot be delegated. No manager can avoid his responsibility by delegating his authority to subordinate. आपकी जिम्मेदारी तो आगे भी बनती ही रहेगी। आप बताइए, आपको ये चारों प्रिंसिपल समझ आ गए कि नहीं? यस सर, क्लियर एकदम। देन आता है यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल। आप बताओ क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड? एक वर्ड मतलब एक ही कमांड रहेगा, एक जन की बात सुनना है At उसमें। one time, a subordinate should receive command and be accountable to one superior only. One boss, one command भी बोलते हैं। ठीक है, डुअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप 2-3 लोगों से ऑर्डर दोगे तो कभी भी अच्छा काम नहीं कर पाओगे। देन वेल डिफाइंड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी का प्रिंसिपल ये बोलता है कि हर सबऑर्डिनेट की अथॉरिटी की लिमिट को क्लियरली डिफाइन कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, अथॉरिटी की ओवरलैपिंग नहीं होगी और एक सबऑर्डिनेट भी खुलकर काम कर सकेगा। ठीक है, लास्ट होता है अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल। ठीक है, अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल का बेसिकली मतलब ये होता है कि हर मैनेजर जो भी लेवल पे है उसकी अपनी एक अथॉरिटी, तो जब वो डेलीगेशन करे तो अपनी अथॉरिटी के स्कोप में ही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। जैसे 3 लेवल है, टॉप, मिडिल, लोअर। सबसे पावरफुल टॉप लेवल है, फिर मिडिल है, फिर लोअर है। तो लोअर लेवल की अथॉरिटी का एक दायरा है, तो जब वो अपना डेलीगेशन करेगा तो विद इन लिमिट ऑफ अथॉरिटी करे, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। अब मैं लोअर लेवल मैनेजर हूँ, मैं वर्कर लोग को बोलता हूँ कि आज से तुम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बॉस हो, तो क्या ये बात मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। तो इसको बोलते हैं अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल। तो अब देखो, फंक्शनल डेफिनेशन मतलब डेलीगेशन से पहले क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए कि क्या चीज डेलीगेट कर रहे हो। देख लो रिजल्ट अचीव हो पाएगा कि नहीं। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबल आप हमेशा ही रहोगे। यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, एक बॉस एक सबऑर्डिनेट से कमांड देगा। प्रॉपर अथॉरिटीज डिफाइन होनी चाहिए और आप जिस लेवल पे उतनी अथॉरिटी दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये सारे प्रिंसिपल हो गए डेलीगेशन के, यहाँ पे डेलीगेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब आता है कंसेप्ट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का। ठीक है, यहाँ पे याद रखना, सेंट्रलाइजेशन जो है और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो दो अपोजिट टर्म है। जब आप ये बोलते हो कि सारा जो अथॉरिटी या पावर है टॉप लेवल के पास है, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी है टॉप लेवल, तो इसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हो तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जब अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्पर्सल होता है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ये जो वर्ड है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये यूज ऑफ पावर को दर्शाते हैं, ये शक्ति के इस्तेमाल को दर्शाते हैं। जब पावर का हमेशा याद रखना कंसंट्रेशन होगा, जब पावर का हमेशा कंसंट्रेशन होगा, एक लेवल पे पावर कंसंट्रेट होगी तो उसे सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। और जब पावर का डिस्पर्जल होगा, डिस्पर्जल मतलब जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पावर के इस्तेमाल को दिखाता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे कुछ ऑथर्स की डेफिनेशन है जो आप पढ़ेंगे ताकि आपको ध्यान रहे। According to Allen, centralization is systematic and consistent reservation of authority at central point within the organization. ठीक है, ये लाइन टिक कर दो। सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन मतलब होता है एक इंसान सारी पावर रखता है। डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई टू सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन ऑर्गेनाइजेशन वाइड कंटेक्स्ट।
Decentralization refers to systematic effort to delegate to lowest level all authority except that which can only be exercised at central point. It is distribution of authority throughout the organization. तो यहाँ पे आपको एलन ने जो कहा है वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेंट्रलाइजेशन एक सिस्टमैटिक रिजर्वेशन है, मतलब सारी पावर एक हाथ में है, और डिसेंट्रलाइजेशन तो सिस्टमैटिक डेलीगेशन है। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, सारी पावर को लोअर लेवल तक बांट दिया गया है। क्लियर है कि नहीं है ये बताओ? यस सर। ठीक नीचे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर रिलेटिव टर्म बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंटेन बोथ द फीचर। दोनों ही होता है, सेंट्रलाइजेशन भी डिसेंट्रलाइजेशन भी। ठीक है, देयर कैन नॉट बी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इन प्रैक्टिस। एक्चुअल में ये ट्रू फॉल्स में पूछेगा, क्या कभी पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन या कभी तरह से पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है इन प्रैक्टिस? तो आपका जवाब होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन मींस ईच एंड एवरी डिसीजन इज टू बी टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकेबल। Similarly, absolute decentralization implies no control over the activity of subordinate, which cannot be possible. तो दोनों चीजें होती हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, बट एब्सोल्यूट। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी बेटा? सर अभी आप जो बोले वो कट गया एब्सोल्यूट वाला। बाकी आया? हाँ बाकी तो आया है। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन रिलेटिव टर्म है, पर ये याद रखना ये कभी एब्सोल्यूट या 100% नहीं हो सकती। कभी भी याद रखना, जैसे आप सेंट्रलाइजेशन की बात करते हो तो अगर आप बोलोगे एब्सोल्यूट है तो मतलब सारा डिसीजन टॉप लेवल ले रहा है, प्रैक्टिकल नहीं है बात। वैसे अगर आप एब्सोल्यूट डिसेंट्रलाइजेशन बोलोगे तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटी सबऑर्डिनेट ही कर रहे हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों चीजें होती तो हैं, पर याद रखना एब्सोल्यूट नहीं होती। बात समझ आई? यस सर। कोई डाउट? नो। Delegation should not be confused with dispersion. Decentralization should not be confused with dispersion of physical facilities and operation. ये लाइन टिक कर, इम्पोर्टेंट। ठीक, ये आप खुद पढ़ोगे, ये आप सेल्फ पढ़ो। डिस्टिंग्विश बिटवीन डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन बहुत इजी है, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज आप सेल्फ पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ या ना? यस सर। ये आप खुद पढ़ोगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन, और ये अभी अभी आपने 12th में भी पढ़ा है, आप कर पाएंगे? हाँ या ना? बिल्कुल सर। चलिए आगे आते हैं फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन पे, कि कितना डिसेंट्रलाइजेशन करना है, ये किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो साइज देख लो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर बिग साइज ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन लगता है। लेकिन अगर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो टॉप मैनेजमेंट ही खुद ही सारे डिसीजन ले सकता है, तो वहां पर क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन की उतनी जरूरत नहीं है। देन डिस्पर्जल ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं, ये एरिया को डिनोट करता है। अगर आपका बिजनेस बहुत लार्जर एरिया में अलग अलग जगहों पर फैला है तो डिसेंट्रलाइजेशन करो। ठीक है, और अगर एक ही बिल्डिंग है, सिंगल बिल्डिंग है, तो सेंट्रलाइजेशन से भी काम चल जाएगा। आर यू गेटिंग? दोनों पॉइंट क्लियर है? यस सर। देन अगर आप डाइवर्सिफिकेशन में काम करते हो, मतलब आपके यहाँ प्रोडक्ट लाइन, आपके कई तरह के अलग 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 प्रोडक्ट चलते हैं, तो आप सबको अकेले नहीं संभाल सकते, आपको हाई डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए होगा, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन में काम करो। लेकिन अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हो तो सेंट्रलाइज वे में काम कर सकते हो। देन पर्सनल्स को देख लो, एम्प्लॉइज देख लो, अगर हाईली कंप्लीटेड एम्प्लॉई है, वर्क को बांटो बराबर, डिसेंट्रलाइज करो। लेकिन अगर अनट्रेन्ड एम्प्लॉई है, इनकम्पिटेंट एम्प्लॉई है, तो डिसेंट्रलाइजेशन मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट। चारों समझ आ गए? हाँ या ना? यस सर। नेक्स्ट, आउटलुक या थॉट की बात करते हैं, फिलॉसफी की बात करते हैं। अगर टॉप मैनेजमेंट ये सोचता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्रीडम दिया जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन करेगा, लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट बहुत कंजर्वेटिव नेचर का है तो वो बोलता है कि मैं ही सारे काम करूंगा, तो वो कभी भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेगा। देन नेचर ऑफ फंक्शंस की भी बात करते हैं, जैसे बेसिक फंक्शन है प्रोडक्शन सेल, ये वाइड एरिया में होते हैं तो उसका डिसेंट्रलाइजेशन लगता है, लेकिन फाइनेंस एचआर ये सब का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता। देन बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम की। अगर आपके बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम है, बराबर कोऑर्डिनेशन में लोग बात कर सकते हैं, तो डिसेंट्रलाइज वे में काम करो। लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम इनइफेक्टिव है तो सेंट्रलाइजेशन ही करो, ज्यादा बेटर। देन प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोसीजर आता है। प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोसीजर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर है,
तो सुपीरियर क्या है, अपने सबऑर्डिनेट से ज्यादा काम करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपका खुद का एम क्लियर नहीं है तो बेटर है कि सेंट्रलाइजेशन से काम करो। ठीक है, अब आप ये बताओ Yes, इतने सारे पॉइंट समझ आ गए कि नहीं आ गए? आया ना? yes, clear है। क्लियर है। देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस पे इफेक्ट करते हैं, तो बेटर है कि एनवायरमेंटल फैक्टर से निपटने के लिए आप डिसेंट्रलाइजेशन करोगे तो ज्यादा बेटर। सेंट्रलाइजेशन में आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, आई होप ये आपको बात समझ आई होगी। Yes, clear है। देन पर्पस ऑफ सेंट्रलाइजेशन पे आते हैं। सेंट्रलाइजेशन क्यों किया जाए, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्यों किया जाए, तो इससे क्या होता है, लीडरशिप ग्रो होती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, अभी अर्ली स्टेज में है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो सारी चीज अभी सेंट्रलाइज रखो ना, अपने पास सारी पावर रखो, अपने डिसीजन से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करो, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली ये होता है, देखो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है एफर्ट्स का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर डायरेक्शन सेंट्रलाइज्ड है तो सबकी एक्टिविटी को मिलाकर चलाया जा सकता है। आप अगर सेंट्रलाइज्ड हो तो एक बाइंडिंग फोर्स के तौर पे काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो सारी यूनिट्स को जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट पैरा है इसका, इंपॉर्टेंट लाइन। देन अगर सेंट्रलाइजेशन है तो पॉलिसी भी यूनिफॉर्म होती है और एक्शन भी यूनिफॉर्म होती है, सब एक ही रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। और एट लास्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या होगी, इंप्रूव होगी। क्लियर है? Yes, yes sir। नीचे आते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन आपका इफेक्टिव कैसे हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन को इफेक्टिव बनाना है तो कुछ कंडीशन फुलफिल करो। ठीक है, सबसे पहला, एक पहले अप्रोप्रिएट सेंट्रलाइजेशन हो जाए, मतलब एक बॉस हो जिसका ऑर्गेनाइजेशन पे प्रॉपर कंट्रोल हो। जब उसका प्रॉपर कंट्रोल होगा तो एंश्योर कर पाएगा कि किस हद तक डेलीगेशन करना है और काम बांटना है। क्योंकि अगर बॉस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो कभी डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रांग नहीं हो सकता। आई बात समझ में, हाँ या ना? Yes sir। दूसरी बात, आपको कभी भी याद रखना, अगर डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो आपको हाईली कॉम्पिटेंट मैनेजर चाहिए होते हैं जो वर्क को इंडिपेंडेंटली कर सके। तो यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि पहले वो मैनेजर्स को कैपेबल बनाए, और जब मैनेजर कैपेबल बन जाए तब डिसेंट्रलाइजेशन करें। तीसरी चीज, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर सेट ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, जिसके बाद जैसे हम वर्क को कल को डिसेंट्रलाइज भी करें तो कोई दिक्कत ना हो। देन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, देखो क्या होता है, कई बार डिसेंट्रलाइजेशन करने से राइवलरी हो जाती है क्योंकि अथॉरिटी सब में बढ़ गई है, लोग आपस में लड़ मरते हैं। ठीक है, तो बेटर ये होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन करने से पहले एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना लो सभी लोगों के बीच में। इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, लाइसन ऑफिसर मतलब डीलिंग ऑफिसर बनाए जाते हैं जो किसी भी डिस्प्यूट को पहले ही सुलझा देते हैं। और एडिक्वेट कंट्रोल मैकेनिज्म बना के रखो। एडिक्वेट कंट्रोल मैकेनिज्म मतलब सारे स्टैंडर्ड सेट है कि क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है। आई होप ये समझ आ गया होगा, क्लियर है? हम। अब हम आते हैं स्पैन पे, आज लास्ट टॉपिक है, फिर हम रुक जाएंगे। ठीक है, Yes sir। कल क्या करेंगे, बचा जो चैप्टर है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये खत्म कर दिए रहेंगे, उसके क्वेश्चन बना डालेंगे। स्पैन ऑफ Okay sir। मैनेजमेंट अपना लास्ट टॉपिक है। ठीक है, कभी भी याद Yes। रखना, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है लिमिट ऑफ कंट्रोल। दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये एक मैनेजर की कैपेसिटी है। किसकी कैपेसिटी है? मैनेजर की। एक मैनेजर की कैपेसिटी है कि वो अपने अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स को संभाल सकता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ सुपरविजन, स्पैन ऑफ अथॉरिटी से वो करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल लिमिट है कि एक सिंगल सुपरवाइजर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट को संभाल सकता है। ठीक है, ये किस थ्योरी पर आया है, तो ये जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, यह आया है थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप प्रोपाउंडेड बाय Gracious, a French management consultant who analyzed the superior subordinate relation based on mathematical formula। ये पूछ देगा एग्जाम में, तो एकदम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो साधारण भाषा में मतलब बोलूं तो मैं कितने लोगों को संभाल सकता हूँ। आप खुद इमेजिन करो ना, अगर कोई नया नया टीचर है तो 100 लोग की क्लास में उसको भेज देना अच्छा है क्या? No sir। क्या करना चाहिए, कम बच्चों से स्टार्ट करें। लेकिन अगर हाईली एक्सपीरियंस टीचर है तो उसको इस चीज में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक न्यूमेरिकल लिमिट बताता है कि आप कितने लोगों को एक बार में संभाल सकते हो। क्लियर है? Okay।
अब ये Yes, sir. the concept of span of management is central to classic organization theory. Proper span of management is considered a necessity for effective supervision, coordination and control. ठीक है, ये टिक कर लो, इतना टिक। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ या ना? Yes, sir. और ये फॉर्मूला नहीं करना, नहीं करना नहीं फॉर्मूला, करना है। ठीक है। तो यहाँ पर ना बच्चे आपको मैंने क्या कराया,